नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। 24 के चुनाव से पहले देश की राजनीति तेजी से पलट रही है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला भले ही माना जा रहा हो, लेकिन विपक्ष के धड़े से अब गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी मोर्चे को मजबूती देने का प्रयास भी तेजी से हो रहा है, जिसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, केसीआर के बाद अब बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार नए और प्रमुख चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। हाल ही में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ फिर से सरकार बनाई, तभी से बात की चर्चा है कि 24 के चुनाव में मोदी के सामने नीतीश ही क्या विपक्ष का चेहरा होंगे। अभी ये भी चर्चा हो ही रही थी कि अब नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की नई बात सामने आ गई, जो अब सियासी गलियारों में गूंज रही है। उसमें यह भी कहा गया कि नीतीश पूर्वांचल और जातिगत समीकरण, मोदी योगी की चुनौती, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर यूपी से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकते हैं तो वो फिर फूलपुर या मिर्ज़ापुर को चुन सकते हैं, क्योंकि नीतीश जिस बिरादरी से आते हैं और जिन समीकरणों को वो साधते हैं, उस लिहाज से ये दोनों ही सीटें मुफीद हो सकती हैं। लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, इसका असर क्या होगा। क्या आरजेडी जेडीयू जो बिहार में साथ हैं वो यूपी में भी साथ होंगे? नीतीश के यूपी से लड़ने पर आरजेडी साथ देगी? यूपी के दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरे दल, क्या वो नीतीश का साथ देंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले कुछ और बातें भी अहम हैं जो इस चर्चा के इर्द गिर्द होंगी, क्योंकि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार के पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर तो लगे, लेकिन फिर चाचा शिवपाल कुछ और अपनी बयानबाजी करने लगे। उन्होंने नानुकुर करके नीतीश के नाम पर अपनी असहमति जता दी। अब हो सकता है कि नीतीश यूपी से और ख़ासकर पूर्वांचल से इसलिए भी लड़ना चाहते हों क्योंकि ये इसी क्षेत्र में मोदी और योगी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और जो यहाँ परिणाम आता है वो विपक्ष को एक बड़ा संदेश दे सकता है। फूलपुर की सीट का एक इतिहास है कि यहाँ से 2 प्रधानमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं। इसी फूलपुर से जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और काशीराम भी चुनाव लड़ चुके हैं। केशव मौर्य एक वक्त फूलपुर सीट से ही सांसद थे, यानी नीतीश एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में लगे हैं। वो मोदी, योगी, केशव तीनों के सामने एक चुनौती पेश करना चाह रहे हैं, पर इसमें सवाल केवल नीतीश की एंट्री का नहीं है, मोदी के, योगी के प्रभाव का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका का भी है। पूर्वांचल में सुभाषपा, अपना दल, निषाद पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है, और इसी इलाके में बिहार के लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। तो क्या नीतीश इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इन बातों का यूपी और बिहार की राजनीति में क्या असर होगा? 24 के परिणामों को ये कितना प्रभावित करेंगे? नीतीश का यूपी में आना किसका खेल बनाएगा और किसका खेल बिगाड़ेगा? क्या ये किसी दूर की सोच का हिस्सा है या वास्तव में इसका बड़ा असर होने वाला है? आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश बाबू आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं विपक्ष की तरफ से, या फिर चुनौती खड़ी करना चाहते हैं, सिर्फ एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर आपको अलग अलग रिएक्शंस सुनाता हूं जो अलग अलग दलों के नेताओं के थे। तो सुनिए। अगर वो यूपी से लड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि बिहार ने उनको नकार देने का काम किया है। तो बिहार की जनता ने उन्हें नेगलेक्ट कर दिया। हर बार उनका वोट का परसेंटेज नीतीश जी का गिर रहा, इसलिए वो अपने बल पे यहाँ नहीं लड़ सकते, किसी का सहारा लेकर के लड़ सकते हैं। अगर अखिलेश जी का सहारा लेकर भी लड़ेंगे तब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्ज़ापुर हो। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और लोकतंत्र है। और जो उसके आगे की बात है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही तय करेंगे कि क्या निर्णय होगा। जरा कि अगर आप बिहार में मजबूत होंगे, अपनी बिरादरी में मजबूत होंगे, कमजोर नीतीश कुमार होंगे, नुकसान उनका नीतीश कुमार का होगा। क्या कभी नीतीश जी ने राजभर को एमएलए और एमपी बनाने की सोची? जब वो हमारे विषय में नहीं सोच रहे हैं तो हम उनके विषय में क्यों सोचें? कभी उन्होंने प्रजापति के विषय में सोचा, पाल के विषय में सोचा, कश्यप के विषय में सोचा, गोंड खरवार के विषय में सोचा? जब वो हमारे विषय में नहीं सोच रहे हैं तो हम उनके विषय में कौन होते हैं सोचने वाले? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां महागठबंधन को कमजोर कर देंगे, जिसको बीजेपी 2015 में भी तोड़ नहीं पाई थी। देखिए, अगर ये विपक्ष के दिमाग में बैठ रहा है तो कम से कम ओम प्रकाश राजभर को जो लोग कल तक कमजोर समझते थे, विपक्ष के लोग, वो ताकतवर तो समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपने सुना, ओम प्रकाश राजभर इस बात से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि कम से कम विपक्ष जो हमको कमज़ोर समझ रहा था, ये तो समझ रहा है कि हम ताकतवर हो गए। तो राजनीति में अलग अलग तरीके होते हैं खुश होने के। जब चुनाव विधानसभा का नहीं आया था और चुनाव से पहले जिस तरह से गलभैयाँ थी समाजवादी पार्टी के साथ, फिर उसके बाद जिस तरह की तकरार हुई, वो भी एक राजनीति का ही हिस्सा था। यानी कि सत्ता अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी के भी दोस्त और किसी के भी दुश्मन बन सकते हैं सत्ता पाने के लिए। ये राजनीति की एक बारीक सी लाइन है जो हर एक राजनेता मोटे तौर पर खींचता हुआ नज़र आता है। मेरे साथ खास मेहमान तमाम हैं। के त्रिपाठी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुनील अर्कवंशी साहब हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा संजय चौधरी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अशोक सिंह जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं संजय चौधरी जी के पास। संजय जी, नीतीश जी यहाँ पे आ रहे हैं, बड़ी चुनौती आपके सामने पेश होने जा रही है। जिस तरह की वो अपनी बिसात बिछा के एंट्री मार रहे हैं, तो उससे पूर्वांचल में आपको लगता नहीं कि कहीं सेंध मार सकते हैं वो? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की हालत वैसे ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चंद्रशेखर राव जी के साथ वो बगल में बैठे थे और बैठना भी गवारा नहीं करते थे। बगल में ममता दीदी उनको भाव नहीं दे रही हैं। दिल्ली में जिनके साथ वो बैठे थे, केजरीवाल साहब के साथ, वो उनको छोड़कर अकेले दौरा करने चले गए। राहुल यात्रा कर रहे हैं, उसमें उनको पूछ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी जो अपने पिता को नेतृत्व देना नहीं चाहते, पिता को निकाल बाहर करते हैं, वो नीतीश जी को कैसे देंगे? मुझे लगता है कि ये राजनीति के यथार्थ प्रश्न हैं, इसे कपोल कल्पनाओं में नहीं रहना चाहिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी की स्थिति खुद बिहार में है, वो बिहार में नंबर 3 की पार्टी है। आज तक नीतीश कुमार जी इस हैसियत में नहीं हुए कि बिना किसी सहारे के बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाएं। तो जिस व्यक्ति की स्थिति अपने राज्य में 3rd डिवीज़न की हो, वो अगर ऐसा सपना देखता है तो वो उसके लिए सपना ही साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई चुनौती बनकर खड़े हो पाएंगे। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां योगी और मोदी का जो जोड़ी है वो जनता के सर चढ़कर बोल रही है, सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, योजनाएं भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पहुंच रही हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेस नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ले पाएंगे। समाजवादी पार्टी क्यों उन्हें अपना नेता स्वीकार करेगी? तो जो अखिलेश जी इस महत्वाकांक्षा के शिकार रहते हैं, जो पिता को नहीं स्वीकारते, वो नीतीश को स्वीकार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावनाएं उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्थान पा सकेंगी। लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी तो होती है, तमाम बार मजबूरी में साथ देना पड़ता है। नहीं, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जितना राजनीति को मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये केवल एक बुलबुला है बरसात का। और मुझको लगता है कि जैसे ही चुनाव की आहट होगी, इस प्रकार का नेतृत्व धराशाही हो जाएगा
और कांग्रेस किसी भी प्रकार से ऐसे नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दे सकती। कांग्रेस ने जब जब भी सत्ता चलाई है तो अपने नेतृत्व में चलाने की कोशिश की है, अपने नेतृत्व में दूसरों को लाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात परवान चढ़ने वाली है। जी, इस बात का जवाब त्रिपाठी जी से ले लेते हैं। त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि ये एक बुलबुला साबित होगा और मुझे नहीं लगता कि ये बात परवान चढ़ेगी और नीतीश जी यहाँ कर चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, कांग्रेस माइनस विपक्ष। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रतापूर्वक उनका जवाब देना चाहता हूँ। जी, भारतीय राजनीति में लगभग 10 वर्ष वो केंद्र सरकार में रहे और 17 वर्षों तक लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 2005 में और इसके पहले जब हमारा गठबंधन भाजपा के साथ हुआ था तो पहला जो गठबंधन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे। देश की कोई भी पार्टी इनको छूने को नहीं तैयार थी, भाजपा को। दैट इज अनटचेबल, ये घोषित था। उसके बाद जैसे ही जॉर्ज फर्नांडिस माननीय अटल जी के साथ आए, 24 आपके जितने 24 करीब वो रहे पार्टियां रही, उन पार्टियों के साथ ये गठबंधन बना करके सरकार को चलाया। और अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा उनको कहते थे संकट मोचन कहते थे। उसके बाद जब आया बिहार का मामला आया और बिहार में सत्ता में तो पहले हैं जो इनके माननीय आडवाणी साहब ने, इन्होंने घोषणा की थी कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। 2005 का इलेक्शन चल रहा था, हमारी 115 सीटें आ गई और उसके पहले ही आडवाणी जी ने कहा कि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो ऐसा नहीं, और आपकी कितनी सीटें आई थी उस पर कहना, प्रश्न करना अच्छी बात नहीं है। तो वो एक जो आप कह रहे हैं वो उस बातों से मैं मुतमैन नहीं हूं। बिहार एक ऐसी धरती है जहां से चंपारण का गांधी ने शुरू किया यात्रा, वहीं से आपने देखा जयप्रकाश बाबू ने किया, बड़ी बड़ी सत्ता को पलटा गया। तो ये इस बात को हल्के में आप ना लें माननीय नीतीश कुमार को। मैं पिछले चुनाव में जब आप बिहार में थे तो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ने कहा, चिल्ला चिल्ला करके सारे मंचों से कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। माननीय नीतीश कुमार की जब सीटें कम आई तो हम सत्ता में वोट लेने नहीं जा रहे थे। नीतीश कुमार दबाव आपने डाला, उसके बाद हो गए। और फिर हमारे साथ जो गठबंधन का धर्म था, मैं सम्मानित प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कि आपने गठबंधन के धर्म को नहीं निभाया और हमारे साथ एक ऐसा सैबोटेज किया, हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ। और हम भारतीय राजनीति में हम वहां से हमको एक हमारे दल के ऊपर जब संकट आया तो हमने आपसे गठबंधन छोड़ा। हमने गठबंधन के धर्म को निभाया है और गठबंधन के धर्म को निभाने के बाद भी हमको जब आपने देखा कि पूरी एकनाथ शिंदे किसी को बना देंगे बिहार में, तो हमारी तो पार्टी आप एकनाथ शिंदे के साथ खत्म करना चाह रहे थे। और आपके पास तो ऐसी वॉशिंग मशीन है, दुनिया की पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आप जिसको डाल देते हो बढ़िया निकल करके चला। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, कहां से इजाद किया है, कौन सा साइंटिस्ट आपने बनाया है कि चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो आपके महाराष्ट्र में हो, तो सबको डाल देते हो उसमें, वो सब साफ हो जाते हैं, गंगा की तरीके सबको पवित्र करा देते हैं। ये देश के साथ धोखाधड़ी का काम अब देश में नहीं चलने वाला। माननीय नीतीश कुमार ना तो परिवारवाद है उनके ऊपर, ना एक भ्रष्टाचार है, और ये बहुत बड़ी पूंजी होती है। मैं आपके माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी से बताना चाहता हूं कि गांधी जी के पास कुछ नहीं था। अंग्रेजों जिसका दुनिया में कहीं सूरज नहीं डूबता था, उस सूरज को अगर समेटने वाला, अगर उसको कहीं से रोशनी बंद करने वाला आदमी पैदा हुआ तो गांधी जो आधी धोती ओढ़ते थे, आधी तो इसलिए ईमानदारी। और आपके साथ तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार के लोग भरे पड़े हैं। तो त्रिपाठी जी एक सवाल मेरा ये है, त्रिपाठी जी, देश के सामने जो मुद्दे हैं, त्रिपाठी जी, आपको एक मिनट में मान्यवर आपका 1 मिनट बोल लूंगा। देश के सामने जो बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, ये 2024 के लिए बहुत बड़ा मुद्दा पड़ेगा और मुद्दे ही हावी होते हैं। ये आपका धर्म, सांप्रदायिकता, इससे लोग चोट खा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, सबकी रोजी रोटी आज संकट में है। आप 200 रुपए लीटर आप सरसों का तेल बेच रहे हैं,
आपने कभी सोचा ये मुल्क 200 रुपए लीटर का खाया, 40 रुपए 50 रुपए किलो आप आटा बेच रहे हैं, ये कहां जाएगा मुल्क? इसलिए आपको चाहिए, आपने तो हर जगह जीएसटी लगा दिया, जहां चाहा वहां जीएसटी लगा दिया। अभी जीएसटी आप बेडरूम में भी लगा देंगे, कौन रोक लेगा? तो इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार बिहार से निकल चुके हैं और वो सभी विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई चेहरा है, लेकिन मैं चूंकि उस दल का एक कार्यकर्ता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर देश के मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे लिए, जहां आप संकट तो उत्तर प्रदेश को चुना है उन्होंने, तो मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है जी त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा है, आप हल्के में मत लीजिए जी। मेरा एक सवाल है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुन लिया है, अब एंट्री मारेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, अभी हमने प्रस्ताव किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया, माननीय अनूप सिंह पटेल ने, और प्रस्ताव पे विचार हो रहा है। जैसा विचार होगा, केंद्रीय नेतृत्व का जैसा होगा, और वो उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। चूंकि देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी है प्रधानमंत्री पद की, वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी को जब उत्तर प्रदेश आना पड़ा उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, तो माननीय नीतीश कुमार को भी आना पड़ेगा। जी अशोक सिंह जी, एक सवाल है मेरा कि आरजेडी और जेडीयू ये नेचुरल अलायंस नहीं थे, लेकिन अब साथ में हैं, वर्षों तक मुखर विरोधी रहे, तो ये गठबंधन कितना लंबा और कैसे चल पाएगा? और क्या आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर नीतीश जी एंट्री मारते हैं, तो क्या आप भी उनका साथ देंगे? श्रेष्ठ जी, ये निश्चित बात है कि नेचुरल अलायंस अगर देखा जाए जी तो यही है, और देश की आवश्यकता इसी अलायंस की जरूरत थी। देर आए पहले आए, देर आए दुरुस्त आए, सभी विवादों को भुला के आए, और अब इतनी मजबूती से आए हैं कि निश्चित तौर अब आर पार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी ने बड़े दुखी मन से छोड़ा है। नीतीश जी को वादा किया था कि बिहार के विकास के लिए हम फंड देंगे, बिहार में नया एजेंडा लाएंगे, बिहार का डेवलपमेंट, बेरोजगारी दूर करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, जो कि झूठी साबित हुई 2 बार के चुनाव में। तो इससे पीड़ित होकर नीतीश जी ने छोड़ा है, और नीतीश जी का और राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा मजबूती से रहेगा। जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से खदेड़ने का काम करेगा। यह हमारा विश्वास है। तो क्या आपका कोई अलायंस उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टी है उनसे कुछ बन पाया है? अभी की सिर्फ बातचीत चल रही है? क्या कुछ पिक्चर क्या है? अभी निश्चित तौर पर आगे चलकर कोई ना कोई, अभी तो शुरुआत हुई है, और सिर्फ नीतीश जी निकले हैं, ज्वाइन किए हैं, पूरे देश में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करने लगी कि वो मोदी के समकक्ष नहीं है, ये नहीं। तो यही हमारी जीत है कि जिस नीतीश को कहते थे कुछ नहीं है, उनको अब सीधा मोदी जी का प्रतिद्वंदी बताने लगी है पूरे भारतीय जनता पार्टी। ये हम विपक्ष की विजय है, और निश्चित तौर पर इसी को साथ लेकर, चाहे कांग्रेस हो, उधर से यात्रा चल रही है, इधर से नीतीश की यात्रा चल रही, सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे, हराएंगे और हटाएंगे। जी राजपाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से अशोक सिंह जी कह रहे थे, त्रिपाठी जी कह रहे थे कि विपक्ष आगे बढ़ रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आपकी पार्टी उनका स्वागत करेगी, उनके साथ कोई गठबंधन करेगी, या फिर अपनी ही एक अलग दिशा तय करेगी? देखिए, ये लोकतंत्र है और उनका दल है, वो कहाँ से लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो उनका निर्णय है। और गठबंधन की रही बात, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे इस पर। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं पूरे देश की, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो संदेश जाता है, तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी को धूल चटाने का काम
इसी जो जिसको बीजेपी को घमंड था, जिस बीजेपी को घमंड था हमारी एक भी सीट कोई कम नहीं कर सकता, वहां पे उनको कम करके भी दिखाया है। और पूरी केंद्र की सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और साथ ही साथ में जिस तरीके से पैसे का भ्रष्टाचार बीजेपी ने ट्रकों रुपए लुटाने का काम किया, कलेक्टर और कप्तानों के माध्यम से धमकाने का काम किया, कई जगह तो ईवीएम मशीनें पकड़ी गई, कई जगह बैलेट पेपर पकड़े गए। उतने भ्रष्टाचार के, बीजेपी के भ्रष्टाचार के बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी को कम किया है और 24 में इनका सफाया होगा। और जिस तरीके से आज बेरोजगारी है, महंगाई है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो पिछड़े, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक ये सब है, इनके हक मारे जा रहे हैं, इनके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और कुछ चंद चेहरे सत्ता में बैठाल के उनके वोट पे डकैती डाली जा रही है। और महंगाई, बताइए, छात्र बैठे हैं, जिन छात्रों संघों से निकल के बड़े बड़े देश के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों को, पदों को, उन संस्थाओं पे ताले डाल जा रहे हैं क्योंकि पूंजीपतियों का दबाव है। ये चंद उद्योगपति सारी यूनिवर्सिटियां भी खरीदना चाहते हैं, इसीलिए छात्र संघों को बंद करना चाहते हैं। मैं बैठा हूं, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये अगर छात्र संघ नहीं होता, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहाल न किया होता, माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्र संघ की लड़ाई न लड़ी होती, तो ये छात्र संघ नहीं बहाल होता, तो ये मल्ला का केवट का बेटा या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में धोबी का बेटा नहीं बन सकता था। आज जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम ये नर्सरी है, जहां से अब बेतहाशा फीसें बढ़ाई जा रही, अब बेतहाशा गांव गरीब किसान के बेटों से वसूली की जा रही है फीस के माध्यम से। और तानाशाही सरकार, बीजेपी सरकार तानाशाही तरीके से उनकी मांगे नहीं सुन रही, उनकी डिमांड नहीं सुन रही, उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं। आज अगर विपक्ष भी, माननीय अखिलेश यादव जी शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा करते हुए और शांति मार्च निकालते हुए विधानसभा जा रहे थे, सारे विधायकों को रोक दिया गया कि विधानसभा ना पहुंचे, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया और माननीय अखिलेश यादव जी को जाने ही नहीं दिया गया। वो धरने पे बैठ गए, घंटों बैठे रहे। ये विधानसभा बगैर विपक्ष के चलाना चाहते हैं और राजपाल जी एक आप क्या ही नहीं चाहते। राजपाल जी, एक आपकी पार्टी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा था जी, पोस्टर तो बहुत लगे हैं। नहीं, पोस्टर लगा था, अब नीतीश हैं और समाजवादी पार्टी हैं, गई मोदी सरकार। ये निश्चित तौर पे सभी लोग, बीजेपी को तो जाना तय है, अब बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। इनकी तानाशाही, तो आप लोग, वही मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग साथ में हैं? नहीं, इनकी आप लोग साथ में हैं? देखिए, आज सभी लोगों को साथ में एकजुट होकर इनके लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, गांव गरीब जो महंगाई बेरोजगारी है उससे बचाने के लिए आरक्षण खत्म किया जा रहा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा, आज जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा, देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, ये देश बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। तो इन सब मोड़ पे खड़े के सबको एकजुट होकर और बीजेपी को हराना चाहिए। जी, संजय चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है हंस रहे हैं। नहीं, संजय चौधरी जी क्या बात करेंगे, ये तो तानाशाहों की सरकार है। यहाँ आडवाणी जी को कहाँ किस कोमा में भेज दिया। ये संस्कारों वाली पार्टी है, ये तो गुंडागर्दों की पार्टी है, ये तो गुंडाई करने वाले मंत्री है, किसानों को कुचल रहे हैं। आज बताइए ना, ये गुंडों की पार्टी है बीजेपी, इसमें तो सब अपराधी आ गए, कोई रहा बचा है, कोई नेता बचा है? नेता तो सब घर बैठा दिए गए, आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर सब घर बैठा दिए गए। अब गुंडे, बदमाश, अपराधी सब मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, केंद्र में मंत्री है। अब गुंडे और बदमाश सत्ता को चला रहे हैं और यहाँ पता है, और चंद उद्योगपति सत्ता को चला रहे हैं। ये पैसा पूरे देश का लूट के, और दुनिया में प्रधानमंत्री जी कहते हैं खाली झोला लेके आए थे। अरे खाली झोला लेके आए थे,
अडानी का कोई नाम नहीं जानता था, 14 में नाम जाना, दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये पैसा कहां? ये देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकारें चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं, ना कि गांव गरीब किसान के लिए। किसान के बेटे को तो अग्निवीर बना रहे हैं कि 4 साल में रिटायर हो जाओगे, 22 साल बच्चे को पढ़ाएंगे, 18 साल पढ़ाएंगे और 4 साल में रिटायर होके और बीजेपी कार्यालय पे डंडा लेके खड़े होगे। ये नौजवानों को अपमानित करें। इनकी सोच जो है अंग्रेजों, उस समय अंग्रेजों के साथ में ये लोग मिले हुए थे, ये देश को गुलाम बनाना चाहते। ये गुंडों की पार्टी है, ये क्या बात करेंगे? अपराधियों की पार्टी है, चलिए सब गुंडे अपराधी। चलिए सुभाषपा के प्रवक्ता है मेरे साथ, चलिए सुभाष राजपाल जी सुभाषपा के की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी। सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। सुनील जी ये बताइए कि आपने अभी सुना, अभी आपने सुना कि नीतीश जी आ रहे हैं आपके फूलपुर में, और उधर राजभर जी कह रहे हैं, राजपाल जी मैं आपको रोकूंगा, उधर राजभर जी कह रहे हैं कि हम तो बिहार जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे तो हम उनके घर जाएंगे। तो ये कौन सी राजनीति है? नहीं, देखिए पहली बात तो हम आपको बता दें, बिहार जाने का आज हमारा कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। बिहार हम लोग लगातार 2002 से हमारी पार्टी बनी है, तब से हम लोग बिहार का चुनाव भी लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बिहार जाना कोई हमारी नई राजनीति नहीं कि हम किसी के लिए जा रहे हैं और किसी को ताकत दे रहे हैं या किसी को कमजोर कर रहे हैं। हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बिहार में जब हमने चुनाव लड़ा है, चाहे विधानसभा का हो चाहे पंचायत का हो, तो उन चुनावों में हमने वहां पर वोट हासिल किया है। तो उस वोट को हम और आगे कैसे बढ़ाने का काम करें, हम और अपनी पार्टी को वहां पर कैसी ताकत देने का काम करें, तो इस बात को लेकर हम बिहार का चुनाव जो होने वाला है, लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है, उसमें अपनी ताकत को वहां पर बढ़ाने का काम करें। सबसे पहली बात, आज अभी हम सभी प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आज हमारी सरकार पिछली 4 बार सरकार आपकी रही, माननीय नीतीश जी की सरकार रही, मगर उन सरकारों में आपने कब, बताइए ना, कि अभी आपने थोड़े दिन पहले एक बयान देखा था, माननीय अखिलेश जी का एक बयान आया था कि आप केशव प्रसाद मौर्य जी आप आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। मगर इससे पहले 4 बार सरकार थी, तब आपने तो केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बुलाया, आप माननीय राजभर जी को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बुलाया। आप तमाम ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी पिछाड़ी दलित शोषित वंचित जातियां हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करते हैं। जब बनाने का काम करते तो अपने ही से ही लोगों को बनाने का काम करते। वही बात नीतीश जी का। आज नीतीश जी आप देखिए कि कौन से सीएम के पद पर आप वहां पर बैठे, क्या नीतीश जी ही उस पार्टी के सीएम बनने के लायक हैं? और भी उनके पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, मगर और भी वरिष्ठ जातियों के लोग उनके साथ में काम करने का काम करें, जो शोषित वंचित पिछड़ी जातियों को आगे ले जाने का काम करना चाहते हैं, मगर उनको तो आपने मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष को साधने में फेल हुए हैं। उसी का नतीजा है जो हम 2022 का चुनाव हारे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप एक भी सीट हमको नहीं देंगे तब भी हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा चुनाव लड़ने का काम आपके साथ करेंगे। मगर आपने देखा महामहिम जी का चुनाव आया, उसके बाद तो आपने हमारी वोट की ताकत को ही नहीं समझा। आपने कहा कि आप हमको सलाह देने का काम मत करिए। तो कहीं ना कहीं आप लोकसभा के चुनाव में, पिछली बार आपने 2017 का भी चुनाव आपने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, फिर आपका कांग्रेस के साथ क्या हुआ सभी ने देखा। आपने 19 का भी चुनाव लड़ा, फिर देखा आपने कि क्या हुआ। चुनाव होने के बाद फिर आपके संबंध किस तरीके के आए सभी लोगों ने देखा। 2022 का चुनाव आपने कहा कि हम बड़ी पार्टियों से नहीं लड़ेंगे, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि हम लोगों के साथ क्या किया, केशव देव मौर्य जी के साथ में क्या आप लोग को 17 और 19 में पता नहीं था? नहीं बिल्कुल पता था, मगर हमारा मकसद जिस लिए हम सरकार में, हम भी सत्ता में थे, हम तो 2017 की सरकार में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैबिनेट मंत्री थे, मगर हमारी लड़ाई क्या थी वहां पर? हमारी लड़ाई सिर्फ ये थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई कम होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो ये हमारी, जब माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि हम राजनीति इस बात को लेकर जो है जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे, हम महंगाई कम कराने, तो हमको भी लगा कि भाई अब ये दो दल जो एक हो जाएंगे तो इस पर काम होगा। मगर जब हम वहां पर गए, वहां पर देखा कि सरकार बनाने के लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब तो माननीय अखिलेश यादव जी घर से बाहर नहीं निकले। तब आपने उपचुनाव में भी देखा, और इससे पहले जो चुनाव, हम लोगों का चुनाव सिर्फ इस बात को लेकर कम हुआ, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, नंबर कम हुए क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी किसी की सलाह नहीं लेना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के पास में कुछ चंद
जो कि कहा जाता है नवरत्न उनके साथ में रहते हैं, उनकी ही सलाह लेना चाहते हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं यहां पर जो विपक्ष को साधने की कवायद है, उस कवायद को करने में माननीय अखिलेश यादव जी कमजोर नजर आते हैं। उनको सिर्फ अपना ये दिखता है कि सिर्फ हम तानाशाही रवैया अपनाकर इन विपक्षों को साधने का काम करें और सत्ता बन जाती तो ठीक, नहीं तो फिर अलग अलग रास्ता हो जाएगा। त्रिपाठी जी, एक सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां हैं यहाँ पे, जिस तरह से विपक्ष है, तो क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में मजबूती के साथ चुनौती देने के लिए आपकी पार्टी यहाँ पे बहुत, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत है, आरजेडी की भी यही स्थिति है, तो आपके पास विपक्ष के तौर पे बचती है समाजवादी पार्टी, तो और बाकी छोटे और दूसरे दल, तो क्या आप एक ऐसा समन्वय बना पाएंगे कि ये सिर्फ चर्चाओं में ही रह जाएगी बात? देखिए, मैं आपको आपके चैनल की विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार का कद इतना ऊंचा है कि उत्तर भारत में आप बिहार ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान लीजिए, पंजाब लीजिए, बिहार के तमाम ऐसे लोग, दिल्ली ले लीजिए, तमाम बिहार के लोग, काफ़ी लोग फैले हुए हैं। दूसरा सवाल जो आपने किया कि माननीय नीतीश कुमार की स्वीकार्यता उत्तर भारत में बहुत है, और मैं अभी जो कुछ दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो दल भी विचार करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे माननीय नीतीश कुमार का दौरा सभी राज्यों में होगा और सभी विपक्ष के दलों के लोगों से जो उन्होंने चर्चा की भारतीय राजनीति के लिए आगामी 2024 के लिए, उस पर तैयारी चल रही है। उस तैयारी में उत्तर भारत में कोई हिंदी बेल्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगभग 200 सीटें हैं आप मिल ली, और 200 सीटों में अगर सारे विपक्ष को हम लामबंद कर लेंगे तो भाजपा को हम 20 सीटों पे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह कहते हैं हम इनको 20, 22, 50 सीटों पे समेट देंगे। तो ये जो स्थिति है उत्तर भारत में माननीय नीतीश कुमार की, वो जैसे बीपी सिंह ने एक दौर था, फूलपुर से जो चुनाव हुआ था, बीपी सिंह ने पूरे देश को, उनके पास कौन सा संगठन था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समय आने दीजिए और इस पे विचार हो रहा है, और देश की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, जो लोहिया के आदर्शों पे जो दल चल रहे हैं, वो तो खुल करके आएंगे। मैं आपको और एक फूलपुर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है, वहां पे 3 बार नेहरू जी चुनाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ चुके थे, और तीसरे चुनाव में जब कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी किसी चुनाव में अपने चुनाव में समर्थन मांगने नहीं जाते, लेकिन जो तीसरा चुनाव हुआ है जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को, वहां की जनता ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के देश के तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर इस बार नहीं आए नेहरू जी इस क्षेत्र फूलपुर में तो चुनाव हार जाएंगे। ये वहां का एक मिजाज है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि एक मुझे याद है 75-74 की बात, कि 74-75 में जो होता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और इस तरीके के लोग अपराजय मान लिया था, तो उसको भी समेटने के काम तमाम जो लोहिया के और तमाम सोशलिस्ट लोग थे देश के, सब लोग मिल करके जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में परिवर्तन किया और संपूर्ण क्रांति की तरफ बढ़े, और हमने उनको कांग्रेस को समेटने का काम किया। दूसरा उदाहरण और एक दूंगा, राजीव गांधी 425 सीटों के साथ देश में सत्ता में आए, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो हार गए चुनाव। तो ऐसा कहीं किसी किताब में, कहीं लोकतंत्र में या कहीं राजनीति में ऐसा नहीं लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसके चैनल के जब बिहार का चुनाव हो रहा था तब भी मैं किसी चैनल पे था, जब सब लोगों ने कहा कि नीतीश की सरकार नहीं बनेगी, तो मैंने बहुत चैलेंज देके कहा था माननीय नीतीश कुमार की बिहार में सरकार बनेगी, और वो सरकार सही हुई और बड़ी अच्छी लड़ाई थी। आरजेडी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बनाने में हम कामयाब रहे। नीतीश कुमार का औरा, नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार की शालीनता, और मैं आपसे बताना चाहता हूं एक मिनट में और चैनल पे, सारे चैनलों पे आप देखते होंगे इतना प्रचार आ रहा है मुख्यमंत्रियों का, चाहे वो केजरीवाल का हो, और तमाम मुख्यमंत्रियों के प्रचार जो आ रहे हैं टीवी चैनल पे। क्या कभी आपने देखा माननीय नीतीश कुमार के भी कोई एडवर्टीजमेंट आए? वो कहते हैं कि हमारा काम बोलता है। मैं देश के तमाम नेताओं से, तमाम मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि जो नीतीश कुमार ने शुरू किया गांधी के रास्ते पे चल करके शराबबंदी का काम, कोई देश का मुख्यमंत्री करके दिखाएं, प्रधानमंत्री एक रास्ते पे आगे बढ़े कि देश का जो नौजवान है, जो चला जा रहा है
गर्त में जा रहा है इस शराबखोरी और जो दवाओं का मैंडेक्स और सब तमाम दवाएं जो चल रही हैं, उससे बचाने के लिए युवा पीढ़ी के लिए क्या सोच है? तो माननीय नीतीश कुमार ने एक प्रयोग, जो सामाजिक प्रयोग है, जो गांधी का सपना था कि इस देश में शराब मुक्त बनाया जाएगा, तो शराब मुक्त की बनाने के पक्ष में उन्होंने बहुत बड़ा काम बिहार में किया। बिहार में वो कभी प्रचार नहीं करते, बिहार में वो कहते हमारा काम बोल रहा, हमने काम किया, सड़कों का काम किया, वहां पे तमाम महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमने वहां नल से जल की योजना शुरू की, उसको प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया। और दुनिया में पर्यावरण के बारे में जो हमने चर्चा की, माननीय नीतीश कुमार का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, लेकिन हमने कहीं प्रचार नहीं किया। इसलिए जो मुगालते में है, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, अन्य दल मुगालते में है, तो प्रचार में विश्वास करते हैं। माननीय नीतीश कुमार ने हमेशा कहा हमारा काम बोलता है, इसलिए बहुत कुछ कहना माननीय भाजपा के साथ। तो भाजपा के साथ इस समय ऐसी मशीन हिंदुस्तान में इजाद कर दिया है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको उस मशीन में डाल दीजिए और तुरंत धुल करके कपड़ा कुर्ता सफेद हो जाता है। संजय जी के पास चलते हैं। आपने तमाम सवाल उठाए संजय चौधरी जी। देश की राजनीति का मिजाज ठीक से लाने के लिए नीतीश कुमार आएंगे और नीतीश कुमार देश को एक नई दिशा देंगे। ये बिहार ने हमेशा दिया है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रवक्ता लोगों से कहना है कि जो विपक्ष में लोग हैं उनको सिर्फ लामबंद करना है। अभी नीतीश कुमार जी ने खुद कहा मैं चेहरा नहीं हूं, लेकिन इस देश को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है यहां तक, उसको यहां से हटाने के लिए नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की है, जो रोशनी बिहार से जलाई है, वो आगे चल के मशाल बनने का काम करेंगे। संजय चौधरी जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए जैसे बता रहे हैं त्रिपाठी जी की काम बोलता है, आपको लगता है बिहार में काम बोलता है सरकार का? और खासतौर पर नीतीश कुमार एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, अभी फिर संजय चौधरी जी वहां रहे हैं भाई, तो इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं। के साथ वहां रहे हैं, मैं इनको पहचानता हूं भाई बड़े जी। संजय जी वो समय गवर्नर के साथ रहे संजय जी। इतना ज्यादा बोलता है कि नीतीश जी की गाड़ी बैकफायर मार रही है। आज बिहार में स्थिति ये ऐसी सुशासन का पद तो आप ही ने दिया था भाई, चुनाव में जिस सुशासन का खिताब तो आप ही के लोगों ने दिया था भाई। वही तो बता रहा है ना कि कैसे धीरे धीरे नंबर्स उनके विधानसभा में कम होते जा रहे हैं। नंबर तो आप ही की वजह से कम हुए। 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी चिराग जीडीपी में पीछे जा रहे हैं, तो वो बता रहा है। संजय जी, चिराग को अगर आपने न लाए होते तो हम आपसे ज्यादा सीटें हमारी हमेशा रही हैं। ये आप जान लिए, पुराना चुनाव देख लीजिए। सिर्फ आपको चिराग पासवान को जो आपने लगाया है। अरे त्रिपाठी जी, आपको मैं सुन रहा था, मुझे भी थोड़ा सुन लीजिए। जी बोलिए चौधरी साहब बोलिए। गंभीरता से सुन रहा था। तो आप नीतीश जी इतने बड़े नेता हैं, एक बार बिहार में अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है और उनकी राजनीतिक पार्टी की भी स्थिति क्या है। देखिए, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को अगर आप देखेंगे तो अपने साथियों को धोखा देने के अलावा राजनीतिक रूप से उनकी उपलब्धि शून्य है। वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा देते हैं, वो लालू यादव को धोखा देते हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा देते हैं, वो शरद यादव को धोखा देते हैं, वो जीतन राम मांझी को धोखा देते हैं। और तो और उन्हीं की सहयोगी पार्टी कुशवाहा जी जब केंद्र में मंत्री थे तो उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, इसलिए नीतीश जी नाराज हो गए और उनकी नाराजगी के कारण ही कुशवाहा जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो जिस व्यक्ति का चरित्र ऐसा हो जो अपने सहयोगियों के ही पीठ किसी के दबाव में इस्तीफा दे दिया, तो मुझको लगता है कि बहुत बेहतर आप नीतीश जी की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन हां, नीतीश जी की पटेगी अखिलेश यादव से बहुत अच्छी, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी समाजवादी पार्टी जो उनकी है वो बसपा को भी धोखा दे चुकी है, वो कांग्रेस को भी दे चुकी है, वो राजभर जी को भी दे चुकी है, वो मुलायम सिंह यादव को भी दे चुकी है, वो अमर सिंह को भी दे चुकी है, वो शिवपाल जी को भी दे चुकी है। तो दोनों ही नेताओं में बहुत अच्छी पटेगी और बिल्कुल वैसी पटेगी जैसी समाजवादी जनता को धोखा दिया है। कार्यालय पर एक बैनर लगाया गया, आपने तो पूरी देश की जनता को धोखा दिया है और झूठ बोला है। तो आप देख लीजिए,
देख लीजिए कि उनकी स्थिति अरे क्या है। आपने तो लेकिन पूरे दोनों देश में को बहुत ठगने का बेहतर काम बटेगी। किया है, और देश की जनता को धोखा दिया है। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर पार्टी के कार्यालय पर कोई बैनर बांध दे रहा है तो उसको भी शाम को फाड़ के फेंक दिया जा रहा है। अब वो बैनर कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है और जुलाहों में यूं ही लट्ठम लट्ठ हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बासी कढ़ी में उबाल आया है और बहुत जल्दी ही शांत हो जाएगा। जी बिल्कुल, अशोक सिंह जी के पास चलते हैं। अशोक जी, चौधरी साहब ने कई नाम गिनाए, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडीज, जीतन मांझी, शरद यादव, इन सबको धोखा दिया। तो इतनी लंबी फहरिस्त उन्होंने धोखे की गिना दी और अभी फिलहाल तो आपके साथ दोस्ती है जी। तो मेरा सवाल है कि फिलहाल तो आपके साथ उनकी श्रेय भाई जी, श्रेय भाई जी, ये समाजवादी लोग हैं और समाजवादियों का ये स्वाभाविक धर्म होता है कि बहुत लड़ाई आपस में करते हैं सारे समाजवादी। लेकिन जिस समय देश और प्रदेश खतरे में होता है तो सारे समाजवादी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि देश और प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए ये अपनी लड़ाइयां भूल देते हैं। अपने घर की लड़ाइयां भिड़कर उस देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, जिले को बचाने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं और वही काम अब शुरू हो गया है। समाजवादियों में ये मत जाइए कि वो लड़ाई करते हैं, ये समाजवादियों के व्यवहार में है, उनकी मानसिकता में है। लेकिन ये सफलता जिस समय देश के हित की बात होगी, ये सब यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है। और आज जो माहौल है इस देश का, ये वाकई चिंताजनक है। संजय भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये भी दिल और आत्मा में हाथ रखते होंगे, रात में जब सोचते होंगे कि वाकई हम कहाँ हैं, ये देश कहाँ जा रहा है, किनके हाथों बिक रहा है, बेरोजगारी क्या हो रही है, क्या हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये तमाम चीजों पर वो चिंतित होंगे। लेकिन यहाँ चैनल में बैठे हैं तो चैनल में उनको अपनी पार्टी का पूरा, अरे समाजवादी अब बच्चे कहाँ, परिवारवादी है भाई। जी के कौन सा परिवार है? परिवारवादी है, समाजवादी नहीं बचे। नहीं, कोई परिवारवादी, समाजवाद ये विचारधारा होती है, परिवारवादी नहीं है, ये विचारधारा होती है। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवारों को देखें, सारे नेता अपने अपने बच्चों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जाइए, मोदी जी बार बार कहते हैं परिवारवाद, वो समाजवादियों को नहीं कहते, अपने ही दल के नेताओं को कहते हैं। ये मेरा कहने का मतलब। जी राजपाल जी, अरे आपको कहते हैं भाई, कभी नेता परिवार के बाहर के व्यक्ति हमारे यहाँ तो जो लीडर पैदा होता है जमीनी पैदा होता है, समाज में रहकर पैदा होता, गरीबों के हितों की लड़ाई लड़कर पैदा होता है। आपके यहाँ तो इस की तरह नहीं पैदा, हमारे यहाँ जमीनी नेता होता है, लोकतंत्र से नहीं पैदा होता है, कोख से नेता पैदा होता है। कोई हवा में नहीं आया है, जमीन से लड़कर नेता बनकर आया है। हमारे तेजस्वी यादव जमीनी नेता बनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रावड़ी जी राज्यपाल जी के पास चलते हैं। राज्यपाल जी, अभी संजय चौधरी जी ने कहा कि ये परिवारवादी है, मतलब इशारा आप लोगों की तरफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप ही सबसे बड़ी पार्टी हैं कि परिवारवादी है, समाजवादी नहीं है। श्रेय तो, जी पहली बात तो परिवारवाद पे बता दूं, हाँ, कि जो परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता। ये समाज के नकारे लोग हैं, ये समाज को ये परिवारवाद का अमला ओढ़ के पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। खाली थैला दिखा के पूरे अडानी को दूसरे नंबर पे दुनिया के पहुंचा दिया। बड़े बड़े उद्योगपति, अब पता नहीं कौन सी बूटी है इनके पास। दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष की कोख से निकले, संघर्ष की कोख से निकले हैं, संघर्ष की कोख। ममता बनर्जी को क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम जिनको कह रहे हैं वो खूब देश भी समझ रहा है। जो जिनको कह रहे हैं, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, उनके लिए कह रहे हैं, वो देश भी समझ रहा है, वो देश भी समझ रहा है, ऐसा नहीं। और शायद ममता जी का तो परिवार नहीं है, नहीं उनका परिवार नहीं, मैं जिनका परिवार जिनका परिवार है, जो परिवार नहीं चला पाए उनकी बात कर रहा हूं।
अब वो देश नीतीश समझ जी रहा का- है किनके लिए कह नीतीश रहा जी हूं। का भी परिवार नहीं है। किनके लिए कह रहा हूं। नीतीश जी और का- दूसरी बात किनके नीतीश लिए कह रहा हूं, जी, पूरा ममता देश बनर्जी। समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है किसके लिए कह रहे हैं। और दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी कितने प्रधानमंत्रियों के बेटे को दिखा देंगे, कितने मुख्यमंत्रियों के बेटे को दिखा देंगे जो सभासदी नहीं जीत सकते। माननीय अखिलेश यादव संघर्ष की कोख से निकले हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के बेटे हैं, उन्होंने इस बीजेपी को चुनौती देकर उत्तर प्रदेश में धूल चटाने का काम किया है। ये संघर्ष है, ये जो सड़क पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं, कितनी साइकिल चलाई, कितना रथ चलाया, और वो जीत के जनता ने जिता के भेजा है, कोई बैकडोर से नहीं आए हैं, जनता ने जिता के भेजा है। और उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है। आज भी इस उत्तर प्रदेश में अगर किसी जनता से पूछ लीजिए कोई काम बोल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है। चाहे अस्पताल हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे लोहिया आवास हो। अब आप तो सब लोहिया आवास बंद कर दिए, कह रहे प्रधानमंत्री आवास है। अब कितने का? 1,20,000 का। माननीय अखिलेश यादव जी 3,05,000 दे रहे। अब तो आपने सरकारी अस्पतालों में भी लूट मचा दी। आप बताइए, लोहिया अस्पताल में इलाज होता था मुफ्त, उस वहां भी मुफ्त नहीं होगा। अब तो इन्होंने, ये मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की सरकार, पहले गरीब को एक वो कार्ड बनवाया का फ्री इलाज होगा, कहीं फ्री इलाज। लोगों के खेत बिके, कभी अस्पताल में संजय चौधरी जी जाके देख लेना, लोगों के खेत बिक रहे हैं, लोगों के घरों में पैसा नहीं है। आप एक माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर का अस्पताल बना खड़ा किया, आज तक चला नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक अस्पताल नहीं बता सकते जो चल रहा हो। ये तो केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। स्टेडियम बना के खड़ा कर दिया, साइकिल पथ बना के, आपके मेट्रो, कई जगह मेट्रो चला दी, सैमसंग ले आके खड़ा कर दिया, आपके कितनी फैक्ट्रियां ले आ दी। आप तो सेरेमनी कराते हो, होर्डिंग पे कराते हो, बैनर पे कराते हो, पेपर में कराते हो। झूठ है जो सब चल रहा है आपका, पूरा झूठ पे ये पूरी बीजेपी सरकार टिकी है। और केवल इन्होंने धोखा दिया है तो नौजवानों को धोखा दिया है, बेरोजगारों को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले लोग, आपको 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले लोगों ने 2 करोड़ पूरे देश में बेरोजगार प्रत्येक वर्ष करने का काम किया है। किसानों से आय दुगनी करने वाले लोग किसानों की जेब पे डकैती डालने का काम कर रहे हैं। खाद महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बीज महंगा, और गन्ने का पेमेंट नहीं किया। और किसान जब बात करते हैं तो उनको अराजक बताते हैं, उनके ऊपर गाड़ियों से कुचलने का काम करते हैं। ये देश देख रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के तो सफाया हो गई होगा, पूरे देश से सफाया होगा। माननीय अखिलेश यादव जी के एक काम का मुकाबला बीजेपी का कोई नेता नहीं कर सकता, बीजेपी के कोई भी केंद्र सरकार का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप बताइए किस काम का मुकाबला कर लोगे, जिसमें राजपाल अस्पताल दिया हो, राजपाल जी, टेक्नोलॉजी दिया हो, राजपाल जी, लैपटॉप मैं आपको दिया हो, रोकूंगा, समय उत्तर कम है, प्रदेश को समय कम है, सुनील जी के पास भी जाना है। शैक्षणिक संस्थाएं दी हो। जी सुनील जी, ये बताइए कि सारा विपक्ष तो कह रहा है कि हम एकजुट हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, और वो कह रहे हैं हम बाकी दलों को भी इकट्ठा कर लेंगे। तो आप, सबसे बड़ी बात तो आप भी विपक्ष में हैं, बिल्कुल ठीक है, तो क्या आप इन लोगों के साथ खड़े हैं? नहीं, देखिए, खड़े होने का तो सवाल हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि जब, ये बताइए, जब अभी महामहिम जी का चुनाव था तब उस समय विपक्ष में भी तो हम थे, तब तो हमको माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाने का काम नहीं किया। आगे की बात कीजिए, आगे की मैं वही बता रहा हूं, आगे की। अब वही हाल दिल्ली में माननीय नीतीश जी मिलते हैं माननीय अखिलेश जी से, छोटे दल पे कोई चर्चा करने का काम तो उन्होंने किया नहीं अभी तक, ना ही कोई ऐसा काम किया। अब हम आपको बताते हैं, अभी यही नीतीश जी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिहार में थी तो वो चिल्लाते थे कि हम तो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी बाधक बन रही है। अरे अब तो समाजवादी पार्टियों की सरकार बन गई, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ में नहीं है, तो अब आप ऐलान करिए और देश को नजीर बनाइए कि हाँ, हम जातिगत जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना शुरू करा रहे हैं महोदय। उसके बाद तेजस्वी जी कहते थे कि हम अपनी सरकार में 10 लाख नौकरी देने का काम शुरू करेंगे, अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं तेजस्वी जी ने किया। तो ये अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से जनता को गुमराह करने का, तो उसी लिए माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, जो इन लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, बसपा की सरकार रही 4 बार, वही बिहार में भी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में रही, मगर इन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया। तो अब हम लोग सावधान यात्रा उत्तर प्रदेश से निकालकर बिहार तक ले जाने का काम कर रहे हैं और जनता को सावधान करेंगे
कि आपसे जनता को जो वादे किए थे, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे बसपा की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, और चाहे बिहार में माननीय नीतीश जी के समर्थन में सरकार रही हो, जो वादे किए उन वादों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। तो उन लोगों को हम सावधान यात्रा के माध्यम से सावधान करने के लिए 26 सितंबर से लखनऊ के पार्टी कार्यालय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश से होकर और 27 अक्टूबर को एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। तो वह हम अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे और जनता को सावधान करने का काम करेंगे। बिल्कुल, मेरे साथ अभिषेक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ। अभिषेक, आपने सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को सुना, सारी पार्टी अपनी अपनी तरह से चीज़ों को प्रस्तुत कर रही है। ज़मीन पर क्या आप देखते हैं, फूलपुर की जो सीट है या मिर्ज़ापुर की सीट है, वो नीतीश अगर यहाँ पर आते हैं, अगर नीतीश जी यहाँ से चुनाव में अपना दावा पेश करते हैं तो कितना मजबूत होगा, और आरजेडी जेडीयू का यहाँ पर कोई वोट बैंक आपको नज़र में आता है या फिर वो जातिगत आधार पर पूरी लड़ाई होगी? देखिए, राजनीति में कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन माहौल बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज ही अब से कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार का बिहार में स्टेटमेंट आया है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे चुनाव लड़ने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है और मुझे इस पर कुछ सोचना भी नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे बैनर भी लगा था कि यूपी बिहार और गई भाजपा सरकार। इधर सुनील अरकवंशी की पार्टी अपनी सावधान यात्रा निकाल रही है। जाहिर तौर पर ये सब माहौल बनाने की बात है, और एक स्टिपल चेज में जो बाधाएं होती हैं, तो बिहार की बाधा बीजेपी को पार करना बहुत मुश्किल है। 2015 में जब गोल्डन टाइम था बीजेपी का, उस समय भी महागठबंधन को पार नहीं पा पाए थे, और ऐसे में उनको ओम प्रकाश राजभर की ज़रूरत है इस बार। तो ये सब एक दूसरे के माहौल बनाने वाली बात है। बीजेपी को पता है कि जेडीयू और आरजेडी की जो बाधाएं हैं बिहार में, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, तो वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर उनकी मदद कर सकते हैं। और नीतीश कुमार माहौल बना रहे हैं यहाँ पे, उनको भी अपनी पार्टी का विस्तार करना है, तो जाहिर तौर पर राजनीति में माहौल बना रहे हैं लोग। चुनाव अभी बहुत दूर है, पता नहीं क्या होगा आखिरी समय में, कौन किसके साथ जाएगा, गठबंधन कहाँ बनेगा, कहाँ किसकी सेटिंग बनेगी, कौन किससे अलग होगा, लेकिन माहौल बना हुआ है ज़रूर। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय चौधरी जी आपका शुक्रिया, अशोक सिंह जी आपका शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजपाल जी आपका शुक्रिया, सुनील यादव जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने इस चर्चा में, डिबेट में भाग लिया। तो आपने सुना, सब ने अपने अपने तरह से अपनी अपनी चीज़ों को रखा, लेकिन राजनीति में एक बात बिल्कुल साफ होती है कि अगर जिस दिशा में बढ़ना है, पहले उसका आकलन करना ज़रूरी है, यानी कि एक लिटमस टेस्ट ज़रूरी है। उसी लिटमस टेस्ट के तहत नीतीश कुमार, फूलपुर, मिर्ज़ापुर, ये सारी चीज़ें इस समय राजनीति में तैर रही हैं। अब इसका रिएक्शन देखा जाएगा, उस रिएक्शन के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे की लड़ाई किस तरह की लड़ी जाती है, क्योंकि सियासत होती यही है। पहले आप शगुफा छोड़िए, उसमें अगर आपको दम लग रहा है तो फिर आगे बढ़िए। ये एक राजनीति का नियम भी है और कहा जाए तो नीति भी है। इसलिए राजनीति में नीतियों के साथ ही आदमी आगे बढ़ता है, पार्टियां आगे बढ़ती हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।